दोस्तों, महेंद्र सर, यदि आप साइंस का एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो उसका 10th क्लास साइंस का एनसीईआरटी बुक में तीसरा चैप्टर है जनन यानी रिप्रोडक्शन। यदि आप अदर बुक पढ़ते हो ना तो उसका छठा चैप्टर है रिप्रोडक्शन। तो हर एक साल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न, या 12th में जाओगे तब भी पूछा जाएगा, या ऑल अदर कंपटीशन का एग्जाम तैयारी करोगे तो उनमें भी आपको पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो इस चैप्टर में पहले हम जानेंगे कि जनन क्या है, यानी जनन की आपको परिभाषा जानना है। तब उनके बाद आवश्यकता की, मतलब हमें जनन की क्यों आवश्यकता होती है। उनके बाद क्रिया विधि, यानी जनन कितने प्रकार के होते हैं, यानी जनन किस प्रकार से हो सकते हैं। तो अब देखिए होता है क्या, पहले जनन की परिभाषा क्या है कि जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये जनन, फिर से बोलिए, मतलब जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। अपनी जैसी, अब अपनी जैसी की बात देखिए, जैसे बिल्ली है तो बिल्ली अपने जैसी बच्चों को जन्म देगी, कुत्ता है तो कुत्ता अपने जैसे बच्चे को जन्म देगी। तो अब कुत्ता थोड़े कि बिल्ली जैसे बच्चे को जन्म दे देगा, अब बिल्ली के बच्चे थोड़े कि वो शेर जैसा हो जाएगा, मतलब जो जैसा है ना वो अपने ही जैसा बच्चों को जन्म देगी। अब दूसरी बात आता है कि आपको आवश्यकता क्यों होती है, जनन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए होता है क्या कि जनन जो है ना एक प्रकार की जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम जैसा कि आप जानते हैं कि पोषण हुआ, शोषण हुआ, उत्सर्जन हुआ, परिवहन हुआ, उसी तरह से जनन भी, ये सब जो है ना जैव प्रक्रम का एक पार्ट्स है। तो हम बिना पोषण के नहीं रह सकते, बिना पोषण का हम मर जाएंगे। यदि शोषण नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, परिवहन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम जनन नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे। जनन नहीं भी करेंगे तो हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि जनन करते क्यों है। देखिए होता है क्या कि हम अपनी संतति की, हम अपनी संतति यानी क्या, हम अपनी वंश की, हम अपनी संतान की उत्पन्न करने के लिए, अपने जैसे संतान की उत्पन्न करने के लिए, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन करना जरूरी होता है। जब तक आप जनन नहीं करोगे ना तो आपकी संतति यानी कि आपकी जो अस्तित्व रहेगा वह कायम नहीं रहेगा, वो मिट जाएगा। तो यानी अपनी अस्तित्व को कायम रखने के लिए लोग क्या करता है, तो जनन करता है। यानी जनन हमें आवश्यक है संतति को बचा के रखने के लिए, अस्तित्व को बचा के रखने के लिए। अब बात उठती है आपको क्रिया विधि का। तो क्रिया विधि क्या होता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जनन कितने प्रकार से हो सकता है। जनन वैसे दो प्रकार, ये एक जीव है, ये क्या करता है, दो जीवों का निर्माण कर देता है। जैसे ये एक जीव है, जीव ये जनक हुआ, जो माता पिता होता है जनक जीव हुआ ये, और ये क्या करता है, टूट करके दो जीव का निर्माण करता है। तो एक जीव एक जनक दो संतानों को उत्पन्न करता है। ये जीव दो संतानों को उत्पन्न किया तो इनको कहा जाता है संतान। दो जीव उत्पन्न हुआ एक जीव से तो इनको कहा जाएगा क्या, संतान। ये भी हो गया संतान। तो जब एक जीव भाग लेगा और दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करेगा, यानी कि जिस जनन में एक जनक भाग लेगा, सिर्फ एक जनक भाग लेगा ना, उनको कहा जाता है लैंगिक जनन। ये हो गया आपको कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन, मतलब इसको कहा जाएगा अलैंगिक जनन। अब देखिए इसी में होता है क्या कि जब दो जनक भाग लेगा, दो जनक भाग लेगा और बनाएगा, मतलब उत्पन्न करेगा एक जीव का या दो जीव का या दो से अधिक जीव का, तो इस तरह के जनन को देखिए, ये दोनों जीव क्या करेगा, ये दोनों जनक मिल जाएगा। एक इसमें से होगा मेल और एक हो जाएगा आपको फीमेल, मतलब एक हो जाएगा आपको नर, एक हो जाएगा मादा। ये दोनों यदि मिल करके यदि एक या एक से अधिक जीवों का निर्माण करता है तो इसको कहा जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, कौन सा जनन, लैंगिक जनन। तो अब होता है क्या कि जब एक जीव भाग लेगा, मतलब जिस जनन में केवल एक जीव भाग लेता है ना तो उनको कहा जाता है क्या, अलैंगिक जनन। और जब दो जीव भाग लेगा ना तो उनको कहा जाएगा क्या, लैंगिक जनन। यानी दो जीव कौन कौन सा बोलेगा, एक नर एक मादा। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको जनन हो गया दो प्रकार का, एक हो गया आपको लैंगिक जनन, लैंगिक जनन,
एक हो गया आपको अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब लैंगिक और अलैंगिक, ये हो, इसको कहा जाता है इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब जो हम जानेंगे, तो सबसे पहले हम बता देते हैं, आपके बुक के अनुसार, आपकी बुक में सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो हम जो है ना पहले अलैंगिक जनन के बारे में बता रहे हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, और अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आप बने रहिए। अभी तक आपने देखा कि जनन क्या, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है जनन। जनन हो गया आपको दो तरह का, एक हो गया आपको क्या अलैंगिक जनन, एक हो गया लैंगिक जनन, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हो गया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन हो गया आपको क्या कि जिस जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, केवल एक जीव भाग लेगा, उसको कहा जाएगा अलैंगिक जनन। और जब दो जीव भाग लेगा, यानी नर और मादा दोनों जीव भाग लेगा, तो उनको कहा जाएगा लैंगिक जनन। यानी कि कहने का मतलब कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेगा, जबकि लैंगिक जनन में दो जीव, यानी दो जीव मतलब क्या, इसमें अपोजिट होना चाहिए, एक मेल तो एक फीमेल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम सेम तो नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है, देखिए अलैंगिक जनन की विशेषता आप देख लीजिए। पहला है कि केवल एक जीव भाग लेता है, यानी अलैंगिक जनन जो है ना उनमें सिर्फ एक जीव भाग लेगा, ठीक। उसमें ऐसा लैंगिक जनन की तरह उसमें जो है ना दो जीव भाग लेना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें नर भी भाग लेगा मादा भी भाग लेगा, ऐसा नहीं कोई कंडीशन है। यानी अलैंगिक जनन में सिर्फ आपको एक जीव भाग लेगा, ठीक। दूसरी बात क्या कि अलैंगिक जनन में अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं लेता, अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं लेता। अब आपको लगता होगा कि अंडाणु क्या है शुक्राणु क्या है, एक नया शब्द आ गया आपके पास, एक अंडाणु एक क्या शुक्राणु। देखिए अंडाणु और शुक्राणु के बारे में लैंगिक जनन में पढ़ेंगे, तो फिर भी बता रहे हैं थोड़ा सा कि अंडाणु जो होता है ना कि मादा के युग्मक को कहा जाता है, मादा युग्मक को कहा जाता है अंडाणु, और नर युग्मक को कहा जाता है शुक्राणु। तो यानी अंडाणु एवं शुक्राणु अलैंगिक जनन में भाग नहीं, अलैंगिक जनन में जो है ना अंडाणु और शुक्राणु भाग नहीं लेता है, ठीक। अब होता है क्या कि अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। आपको लगता होगा कि अब समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है और असमसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। तो अभी आपको हमने बताया कि अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है और वह विभाजित होकर के दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, सिर्फ एक जीव भाग लेगा, किसमें आपको अलैंगिक जनन में। तो अब देखिए इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन का अर्थ होता है कि जब अलैंगिक जनन में कोशिका का विभाजन हो, जब वह दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसको कहा जाता है समसूत्री कोशिका विभाजन। और जब असमसूत्री कोशिका विभाजन का अर्थ होता है कि जब कोशिका का विभाजन हो लेकिन वह असमान रूप से विभाजित होता है, तो तब उसको कहा जाता है कि असमसूत्री कोशिका विभाजन। तो अब देखिए इसके बाद इसमें जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है ना, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होता है वो अनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होता है। जनकों का समान कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए कि यदि मान लीजिए पापा यदि काला है ना, मान लीजिए ये काला है जी, जनक यदि काला है ना, तो उसका बच्चा भी जो है ना निश्चित रूप से ही काला होगा, ठीक ना। यानी कि उसका अनुवांशिक गुण में जस्ट वो जनक के समान होता है। पापा यदि गोरे, उनके जनक यदि गोरा, तो उनका मतलब संतान भी गोरा ही होगा। ये अनुवांशिक क्वालिटी होता है उनका। जबकि ऐसा जो है ना लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए उनमें होता है क्या, यदि ये पापा ये मान लीजिए एक जीव है, ये जीव है, दोनों यदि मिला भाग लिया, ये मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों मिला, तो ये मान लीजिए काला है और ये गोरा है, तो अब ये इससे जो बच्चे पैदा होंगे ना, इससे जो संतान पैदा होगा ना, तो वह या तो काला हो सकता है या तो गोरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होती है डीएनए के कारण से होता है। अनुवांशिक गुण जो है ना, जितना अब लंबा है, चौड़ा है, नट्टा खट्टा जो भी होता है, ये जो होती है ना उनके अनुवांशिक गुण के कारण से होता है। सब उनके डीएनए में ये प्रेजेंट होता है। उनकी गोरापन, कालापन, नहीं, उनकी क्वालिटी जो भी होती है ना, वह डीएनए में मौजूद रहता है। और ये होता है क्या कि मतलब अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान पैदा होता है वह ठीक जनकों के समान होता है। दूसरी बात कि अलैंगिक जनन में काफी अधिक संख्या में और जल्दी से संतान उत्पन्न होता है।
काफी अधिक संख्या में, जल्दी से हो जाएगा, मतलब कि तुरंत दर्जन लग जाएगा उसमें, क्या काफी अधिक संख्या में और जल्दी से हो जाएगा, बड़ी फास्ट से हो जाएगा। और दूसरी बात क्या होता है कि इस जनन के द्वारा जो है होता है ना कि निम्न कोटि के पौधा में एवं जंतुओं में संतान की उत्पन्न होती है, यानी अलैंगिक जनन में जो होता है ना निम्न कोटि की पौधा। अब जैसे हम लोग जो है ना बहुकोशिकीय जीव है, मतलब बहुकोशिकीय जीव ये है कि हम लोगों का शरीर जो है ना बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनता है, बहुत सारी कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बन जाता है, अंग से मिलकर के अंगतंत्र बन जाता है, अंगतंत्र से मिलकर शरीर बन जाता है, तब मानव शरीर बनता है। यानी हमारी शरीर जो होता है ना बहुकोशिकीय होता है। तो कहने का मतलब क्या कि ये निम्न कोटि के पौधा जो होता है, छोटा छोटा पौधा जो होता है ना, छोटा छोटा पौधा, निम्न कोटि के पौधा, उनमें जो है ना अलैंगिक जनन के द्वारा संतान उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है ना निषेचन क्रिया होता ही नहीं है, और लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होता है। यानी अब निषेचन क्या होती है तो आप लैंगिक जनन में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए निषेचन होता है क्या कि नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलना। तो नर युग्मक और मादा युग्मक तो अलैंगिक जनन में भाग लेता ही नहीं, अंडाणु शुक्राणु दोनों भाग लेता ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा कहाँ से? दोनों भाग लेगा तब न होगा, नहीं रहता, इसलिए अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब अलैंगिक जनन भी जो है ना 4 प्रकार से हो सकता है, 4 तरह से हो सकता है अलैंगिक जनन। किसी भी जीव में जो अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हो सकता है पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो 4 प्रकार से। एक हो जाता है आपको क्या विखंडन, एक हो जाता है आपको क्या मुकुलन, मतलब विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, और पुनर्जनन, पुनर्जनन का ही दूसरा नाम है अपखंडन, और तब हो जाता है आपको क्या बीजाणु जनन। अब इनके चारों प्रकार जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ना तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे।